अवधेश जी काफी देर लिखने के बाद उठे, पर ठीक से उठ ना पाए और गिर पड़े। उन्होंने दोबारा उठना चाहा, पर हाथ पैर वे जा नहीं रहे। उन्हें घबराहट हो गई, पर हिम्मत ना हुई। उठने का उपक्रम करते रहे, फिर थक कर निहाल हो जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने चिल्लाना चाहा, पर जबान नहीं, जैसे हारने की कसम खा ली। तभी उन्हें याद आया कि सब तो पिक्चर देखने गए हैं, अब तो आने ही वाले होंगे। अब दरवाजा को कौन खोलेगा? उनके लिए बेचारे बाहर ठंड में अकड़ जाएंगे। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजी, सब आ चुके थे। उन्होंने फिर उठना चाहा, पर ना जाने क्या हो गया। वह यही सोच सोच कर हैरान हो रहे थे। घंटी लगातार बजती जा रही थी। पत्नी तो बेटे बहू के साथ अकेले जाना ही नहीं जा रही थी, पर उन्हें कुछ लेखन का काम करना था, सो जबरन ही उसे बेटों के साथ भेज दिया था। वह तो बहुएं बड़ी लायक है, उन्हें यह एक विचार ही नहीं आता कि माँ बाबूजी उनके साथ नहीं लगना चाहिए। पर अब वह अपने काम को कोस रहे थे। क्यों भेजा पत्नी को उनके साथ? बाहर से बेटे बाबूजी बाबूजी चिल्ला रहे थे। दरवाजे को पीटा जाने लगा। तभी पत्नी का दहशत सुनाई दिया, गगन दरवाजा तोड़ दो। शायद दोनों बेटे मिलकर दरवाजा तोड़ घर में घुसते ही बाबूजी बाबूजी की आवाज लगानी शुरू हो गई। कमरे में बाबूजी को यूं पड़े देखा तो हाहाकार मच गया। झट से दोनों बेटों ने मिलकर उन्हें पलंग पर लेटाया। उनकी पत्नी अर्पिता उनके तलवे मलने लगी। झट से रसोई से उनके लिए पानी और हल्दी वाला दूध ले आए। आकाश ने पत्नी के हाथ से पानी का गिलास ले लिया और बाबूजी को हाथ के सहारे से उठाकर पिलाना चाहा तो होठों के किनारों से पानी बाहर निकलना। पति की यह हालत देखकर अर्पिता जी भी रोने लगी। आकाश, गगन अपनी अपनी पत्नियों को, माँ को संभालने की आज्ञा देकर डॉक्टर को बुलाने चल दिया। डॉक्टर ने जांच करके बताया कि अवधेश जी को पक्षाघात हुआ है। यह सब सोचकर अचंभित रहेंगी कि अब क्या होगा सबको। अब अपनी दुनिया अंधेरी नजर आने लगी। डॉक्टर ने दवाइयाँ और मालिश के तेल लिख दिया और कहा, संभालिए आप सब अपने आप को। यदि आप सब घबरा जाएंगे तो इन्हें कौन संभालेगा? देखिए, उनके जीवन को तो कोई खतरा नहीं है, पर कब तक ठीक होंगे यह कहना मुश्किल है। सेवा कीजिए, दवा कीजिए, साथ आप सबका परिश्रम रंग लाई और अवधेश जी ठीक हो जाए। और घर का वातावरण शांत रखिए। आप सभी शोर मचाएंगे तो मरीज का मन कैसे शांत रहेगा? फिर तो परिवार में हर किसी की दिनचर्या ही बदल गई। फिक्र भरी सुबह तो दोपहर में व्यस्त हो गई, समय चिंतित और रात दुखदाई हो गई। बेटों ने कुछ दिनों की छुट्टियां ले ली, पर आखिर कब तक घर बैठे रहते? सबकी अपनी अपनी उलझने और परेशानियां थी, अपने अपने कल थे। पर अवधेश जी कितने बेबस हो गए थे, यह कौन समझ सकता है? आखिर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता, पर नियति के आगे किसी की कब तक चली? सभी ने सोचा, जूही दीदी को खबर नहीं की जाए। इतनी दूर अमेरिका से तो नहीं पाएंगी, ऊपर से परेशान और होंगी। बच्चों को भी सख्त हिदायत दी गई थी, बुआ का फोन आए तो कह देना कि बाबूजी के बारे में उनसे कुछ ना कहा जाए। जूही का फोन आने पर जब वह बाबूजी से बात करने को कहती तो अलग अलग
बहाने बना दिए जाते। बाबूजी जूही से क्या बात कर पाती, वह तो जुबान ही नहीं चला पाए। एक फिजियोथेरेपिस्ट रोज आकर बाबूजी को हल्के व्यायाम करा जाता। दोनों बेटों ने बाबूजी को नहलाने धुलाने और उनकी साफ सफाई करने के लिए एक नौकर की व्यवस्था कर ली थी। मालिश का काम कभी कभी वह नौकर तो कभी कभी अर्पिता जी करती। डॉक्टर की नसीहत के कारण बच्चों को बाबूजी के कमरे में ज़्यादा देर रुकने को मना कर दिया गया था, इसलिए बच्चे कम ही आते थे। अवधेश जी कमरे में अकेले पड़े पड़े ऊब गए थे। बेटे तो कामकाजी थे, सुबह घर में कम ही रहते थे। वही कमरे में उनका खाना, चाय, दूध, नाश्ता लेकर आती और अम्मा को पकड़ा कर चली जाती। साथ ही कहती, अम्मा जी कुछ और ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा दीजिएगा। फिर वे दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते। बाबूजी की बीमारी से काम भी तो बहुत बढ़ गए थे। पहले तो उनकी मालिश बेटे करते थे, पर अब हम और कभी कभी नौकर चंदू कर देता था। अर्पिता जी उनसे दिन भर की बातें करती, पर बाबूजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ पाता था। तो धीरे धीरे बोलने का नियम कम होते होते समाप्त सा हो गया। वह भी बस जरूरत भर की ही बातें करने लगी। अवधेश जी ने कई बार अपनी पत्नी अर्पिता से कहने की कोशिश की, बच्चों को कमरे में खेलने दिया करो, कुछ तो मन लगे, पर स्पष्ट स्वर ही नहीं निकल पाता। अर्पिता जी पूछती ही रह जाती कि क्या कहना चाह रहे हो, पर अर्पिता जी उनकी बात असफल भी रहती। अवधेश जी बहुत बेबस हो जाते। दोनों बेटे भी सुबह शाम उनके पास बैठ जाते, पर आखिर कब तक बाद में ऑफिस से आकर हाल चाल पूछकर अपने अपने कमरों में घुस जाते, या बाहर आकर सब एक साथ बैठकर बतियाते। बहुएं भी वही बैठकर कुछ ना कुछ करती हैं और बच्चे या तो खेलते या फिर पढ़ते। बाबूजी के कमरे में जाने की उन्हें मनाही थी। अर्पिता जी भी अब बाबूजी का काम निपटाकर बहू बेटों के साथ आंगन में बैठने लगी। अब बाबूजी ज़्यादातर दिन भर अकेले ही पड़े रहने लगे। पहले खबर लगते ही अवधेश जी के दोस्त घर में आने लगे। 3-4 दोस्त साथ आ जाते तो उनकी गेट शुरू हो जाती। बाबूजी का उनकी बातें ही सुनकर और समय कट जाता, पर कभी कभी उनकी बातें सुनकर परेशान भी होने लगते। एक दिन शर्मा जी कहने लगे, वैसे यह रोग बड़ा जानलेवा, जल्दी ठीक नहीं होता। मेरे साड़ू के भाई साहब को हुआ तो 10 साल बिस्तर पर पड़े रहे, बोल भी नहीं पाते। बड़े कष्ट के साथ धीरू भाई ने कहा, कई साल पहले मेरे सगे फूफा जी इसी बीमारी को 11 साल झेल कर गुजर गए। बेचारी बुआ बहुत परेशान रहा करती थी, पैसों की काफ़ी तंगी हो गई थी। उन्हें सब रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाया करती थी। शुरू में से तो सबने मदद की, पर धीरे धीरे सबने हाथ खींच लिए। अवधेश जी घबरा गए तो इतना वेदना से गुजरने वहाँ और उनके परिवार के लोग अगर इतने साल बिस्तर पर पड़े पड़े कैसे गुजार पाएंगे। पहाड़ से या दिन बाबूजी दिन भर सोचते, क्यों नहीं मर गया हो तो मिलकर जाती। बस बाबूजी बेचारे छत को देखते रहते। एक दिन चंदू ने उनके दोस्तों की बातें सुनी। वह उस समय बाबूजी की मालिश कर रहा था। कई दोस्त उन्हें खूब तसल्ली देते, परंतु कुछ ऐसे खुदगर्द दिमाग के होते कि कहाँ क्या बात करनी चाहिए उसकी समझ में नहीं आता। तो चंदू ने महसूस किया कि इन दिल बैठा देने वाली बातों को सुनकर बाबूजी का रंग उड़ गया। उसने बाद में सारी बातें ज्यों की त्यों आकाश को सुना दी। घर के सारे लोग बहुत खफा हुए कि हम सब तो यहाँ सेवा कर करके परेशान हो रहे हैं, और बाबूजी के दोस्त की कृपा रही तो वह कभी भी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। इसके बाद जब बाबूजी के दोस्त आते तो बाबूजी अभी सो रहे हैं कहकर बाहर से ही विदा कर दिया जाता। ऐसा कई दिनों तक चला तो बाबूजी के दोस्त भी आना ही बंद कर दिया। अब बाबूजी बाहर की दुनिया से उब गए थे। जूही के फोन आने पर उसे बहाने तो बना दिए जाते, पर आखिर कब तक। एक दिन छोटी बहू ने
बता ही दी। जूही बहुत नाराज हुई थी। अब तक उनसे छुपाया क्यों गया? क्या भाई नहीं चाहते कि वह मायके आए? भाइयों ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं है, वह इतनी दूर है कि आसानी से आ नहीं सकती, तो उसे परेशान नहीं करना चाहती। इसके अलावा ना बताने के पीछे कोई और मंशा नहीं थी। और सच में जूही फौरन नहीं आ पाई। यहाँ उसके फोन का बाबूजी के हाल चाल जानने के लिए जल्दी जल्दी आने लगे। एक दिन जाने क्या हुआ कि बाबूजी को घर में ही चीख पुकार सुनाई पड़ने लगी, पर उन्हें कोई भी कुछ बता नहीं रहा था। चंदू की तरफ बाबूजी पूछने वाले निगाहों से देखे, पर वह भी चुप ही रहता। जिज्ञासा उन्हें खाए जा रही थी। 2 ही दिन बाद छोटा बेटा आकाश आया तो वह बहुत टेंशन में था और चुपचाप उनके पास बैठ गया। उन्होंने बड़े प्यार से सवालिया निगाहों से उसे देखा। आकाश अचानक फट पड़ा, बाबूजी आप भैया को समझा दे, बात बात पर मुझको डांटे नहीं। अब मैं बच्चा नहीं रहा, खुद बच्चों वाला हूँ। बाबूजी ने हंसने की कोशिश में होठ फैलाने की कोशिश की, जैसे कह रहे हो, अरे बेटा तुम कितने भी बाल बच्चे वाले हो जाओ, बड़ों के लिए तुम छोटे ही रहोगे। आकाश ने फिर कहा, भैया अब बात बात पर मुझे उलझाने की कोशिश करते, या मुझे अब बर्दाश्त नहीं। बाबूजी बेचारे क्या करते? समझ गए कि दोनों भाई उनकी बीमारी से इतनी दुखी हो चुके हैं कि अपनी अपनी भड़ास एक दूसरे पर निकालने लगे। अवधेश जी पेशे से वकील, सरकारी नौकरी उन्होंने कभी नहीं की। रोज कमाओ रोज खाओ वाली स्थिति नहीं। वह मेहनती और काबिल वकील थे तो अच्छा काम कर लेते थे। बच्चों को अच्छा खिलाया पहनाया, उनकी इच्छाएं पूरी की और संस्कार भी अच्छे दिए। काफ़ी कुछ बचाया, जिसमें से एक बड़ा सा हिस्सा बेटी के विवाह और घर बनाने में लग। बेटों को अलग अलग घर बनाकर दे सकते थे, पर उनका मानना था कि एक घर में दोनों साथ साथ रहे तो परिवार मजबूत बनेगा। उनके अनुसार दोनों के परिवार दो नहीं वरन एक बड़ा परिवार है। घर उन्होंने बेटी की विवाह के बाद बनाया। दोनों बेटों ने पढ़ लिख कर कमाना शुरू कर दिया। अपने घर में उन्होंने बेटों रूपी 2 मजबूत स्तंभ खड़े एक कर दिए थे, जो इस घर की छत कभी भी गिरने नहीं देंगे। बहुएं भी उन्होंने अपनी पसंद की चुनी थी, मध्यम वर्ग की संस्कारी लड़कियां जो अब तक उनकी कसौटी पर खरी उतरी थी। दिव्या और आंचल मिलजुल कर ही रहती, काम भी मिलजुल कर करती। कभी कोई कटुता दोनों के बीच नहीं आई हो, ऐसा कभी नहीं लगा। अगर कोई चिल्पों किया हो घर में तो वह घर के बच्चों के मासूम झगड़ा ही थे। अपना परिवार उनका ऐसा किला था जिसको कोई भेद नहीं सकता था। बड़ा सुखद और जीवन चल रहा था। अचानक इसमें पक्षाघात रूपी भवन आ गया। आज अपने इस बेटे के उखड़े रूप को देखकर वह दहल गए कि कहीं यह बवंडर उनके घर को तिनके तिनके ना कर दे। पर एक भरोसा था उन्हें कि उनके द्वारा निर्माण किए हुए या 2 मजबूत स्तंभ ऐसा नहीं होने देंगे। अब डर तो बना रहेगा ही। ऐसे में एक दिन खबर आई कि जूही अपने पति और बच्चों सहित आ रही है। एक नीरस भरे वातावरण में उल्लास की राह दौड़ गई। वह बाबूजी की बीमारी के 2.5 वर्ष बाद आ रही थी। जूही आई और उनके दोनों बेटे बाबूजी के पास बैठे रहे। वहाँ तरह तरह के खेल खेलते। वह अपने मामा के बच्चों को भी अपने साथ खेलने को कहते। गगन और आकाश के बच्चे बड़े असमंजस में पड़ गए कि क्या वह भी बाबा जी के कमरे में खेल सकते थे। इन दोनों को कोई क्यों नहीं मना करता बाबा जी के पास जाने को, पर रिश्ता ही ऐसा था कि उन पर किसी प्रकार का बंधन नहीं डाला जा सकता था। सर्वेश के जोर देने पर गगन और आकाश ने भी अपने बच्चों को बाबा जी के पास शोर मचाने की अनुमति दे दी। क्या पता ऐसे ही कुछ फायदा हो जाए। अभी तक तो पहले जैसी ही स्थिति है। बाबूजी यहाँ परिवर्तन बाबूजी के लिए था। अब तक जो ही कहाँ थी। अब उनका मन लगने लगा। धीरे धीरे उनमें जीने की इच्छा जागने लगी। गूंगे का स्वर धीरे धीरे स्पष्ट शब्दों में परिवर्तित होने लगा। उंगलियों में हरकत होने लगी। सभी तो खुश लग रहे थे। उधर से जूही के वापस जाने का समय नजदीक आ रहा था। एक दिन जब जूही अपने बच्चे सहित बाबूजी के पास बैठी थी कि आकाश और गगन अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए।
बच्चों को बाहर भेज दिया गया। बाबूजी का दिल बैठने लगा। ऐसी क्या बात है जो बच्चों के सामने नहीं हो सकती। बड़े बेटे गगन ने अटकते हुए कहना शुरू किया, बाबूजी हमें आपको कुछ बताना है। जूही बोली, क्या बात है गगन? दीदी, यह बड़ी अच्छी बात है कि आपके आने से बाबूजी की स्थिति में सुधार हो रहा है। पर हाँ, पर क्या बोल आकाश बोला, दीदी बाबूजी की बीमारी के कारण हम दोनों की स्थिति अब ठीक नहीं है। वह आगे कुछ कहता है कि जूही ने आंखें तरेरी और चुप रहने का इशारा किया, पर दोनों भाई ठान कर आए थे तो चुप कैसे रहते। बाबूजी, आकाश अपनी बीमारी का कुछ भी खर्चा उठाने को तैयार नहीं। अभी तक मैं अकेला ही सब खर्च का बोझ उठा रहा हूँ। आकाश, जो अब तक चुप था, बोला, बाबूजी आप जानते ही हैं कि मेरी इसकी जितनी तनख्वाह नहीं है, तो मैं क्या करूं अगर आपकी तनख्वाह कम है। गगन बोला, आखिर मुझे भी तो अपने परिवार के भविष्य का ख्याल रखना है। तुम्हारा अपना परिवार, लेकिन मैं तो समझती थी कि यह पूरा परिवार एक है। दीदी, किस जमाने की बात कर रही हो आप? अब तो जमाना नहीं है जब सब एक साथ हंसी खुशी रहते थे। देखना, कुछ सालों बाद आपका यह लाडला मुझे अपना हिस्सा मांगेगा तो जो कल होना है वह आज अम्मा बाबूजी के सामने क्यों ना हो जाए। कुछ तो शर्म करो तुम लोग। बाबूजी को तो ठीक तो होने देते। बेशर्मी करने के पहले जूही ने निडरता से कहा, अब तो बाबूजी ठीक भी हो रहे हैं। कुछ दिन और सह लो, फिर बंटवारे की जरूरत ही नहीं रहेगी। बाबूजी स्वस्थ हो जाएंगे तो वह भी कुछ ना कुछ कर देंगे। नहीं दीदी, आप नहीं समझ रही हैं। बात खर्चे की नहीं है, नीयत की है। आकाश की नीयत ठीक नहीं है। गगन बोल पड़ा, सोच समझ कर बोलिए भैया, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं। यह कहिए कि आप ही निभाना नहीं चाहते। आकाश ने बात काट, दोनों एक दूसरे को खूनी नजरों से घूर रहे थे। चुप रहो दोनों, बाबूजी को ठीक होने दो, फिर कर लेना जो दिल में आए। देखो दीदी, आप बाबूजी की बीमारी के बारे में जानने के बाद 1 वर्ष बाद आई हैं। आप बुलाने पर तो आप आएंगी नहीं। यह बात आपके सामने हो तो बेहतर होगा, वरना बाद में आपने कुछ आपत्ति उठाई तो। आकाश बोला, आकाश, मैं तुम दोनों की तरह बेशर्म नहीं हूँ जो यह सब बातें करूँगी। और सुन लो, मुझे अपने अम्मा बाबूजी की खुशी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, बंटवारे के बाद अम्मा बाबूजी कहाँ रहेंगे बताओ तो जरा। क्यों आकाश के पास वही अम्मा का लाल छोटा बेटा है। गगन ने झट कहा, मेरे पास क्यों? आप बड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आकाश ने नहले पर दहला मारा। अवधेश जी की आंखों की कोर तो आंसू लुढ़क गए। उनके दोनों स्तंभ बड़े कमजोर निकले। जाने कब से अंदर ही अंदर या ज्वालामुखी धड़क रहा था। अर्पिता ने भी मुझे या कुछ भनक नहीं लगने दी। अंदर का ज्वालामुखी मन में दबाए मेरे आगे हमेशा हंसती रही। उनकी नजरें अर्पिता को खोजने लगी। वह उन्हें दरवाजे के कोट में से भीतर जाते देखा। बेहद डरी सहमी हुई दोनों बहुएं भी वहीं थी। शायद भी यह सब चाहती थी, पर उनके चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी निगाहें झुकी हुई थी, चुप थी दोनों। जूही फिर दहाड़ा, इतना सब कुछ तय कर लिया था या आपने आप? यह बताओ, बंटवारा कैसे करना है यह भी तो सोच लिया हो। आखिर बाबूजी तो लाचार हैं, कुछ बोल नहीं सकेंगे तो इतना बड़ा घर है, बीच में एक दीवार डाल देंगे जो आंगन को भी बराबर बराबर बांट दे। रसोई काफी बड़ी है, आंगन के बीचों बीच उसमें भी दीवार डाल दे। आकाश ने कहा, और अम्मा बाबूजी के बारे में भी तो तुम दोनों ने सोच लिया होगा। उनका क्या होगा, क्या सोचा है? जूही का चेहरा लाल हो रहा था। दीदी, आप अमेरिका में रहकर ऐसे नादानी भरी बातें करेंगी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। वहाँ बूढ़े और अपाहिज माता पिता का क्या करते हैं यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। आकाश सब ने सुन लिया। हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं। आजकल यह इंतजाम भारत में भी है, यहाँ भी कई वृद्धा आश्रम खुल गए हैं। गगन ने कहा तो जूही को लगा कि
दोनों भाई कम से कम इस बारे में एक मत थे। दोनों अपना फैसला सुनाकर बाहर चल दिए। अम्मा दरवाजे के पास घुटनों में सर छुपाए बैठ गई, सिसकते हुए अपने दिवंगत सास ससुर को याद करने लगी। अब कहाँ हो अम्मा जी, बाबूजी, हम तो एक बेटे और एक बेटी में खुश थे। आप ही दो दो पोते चाहिए थे। अगर ये कहीं होता तो आज यह नौबत ना जाती। जूही दोनों हथेलियों में सिर थामे निर्जीव सी कुर्सी पर बैठ गई। जीजा जी को अब तक चुप थे, चुप ही रहने में अपनी भलाई समझी। कहीं ना कहीं दोनों सालों को डांटे तो वह भी या ना कह दे, जीजा जी आपको क्या कमी है, आप क्यों नहीं ले जाती अपने साथ। अवधेश परेशान अपने दिए संस्कारों में गलतियां खोज रहे थे। जिस भरोसे से उन्होंने अपनी अटूट परिवार की नींव डाली थी, वह भरोसा ही खंड खंड हो गया था। सब कुछ तो उनके तय किए हुए खाके पर चल रहा था। शायद ऐसे ही चलता रहता अगर उन पर इस पक्षाघात का कहर ना टूट पड़ता। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। पूरी वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।